हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है समास का। तो समास टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछते ही हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो समास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम, जोड़, आस, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। अर्थात समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं समास की परिभाषा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नवीन सार्थक शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। यहाँ नवीन सार्थक शब्द का मतलब है, नवीन मीन्स नया, सार्थक मीन्स जिसका अर्थ निकले, उसे हम समास कहते हैं। समास में किसी भी प्रकार का अर्थ परिवर्तन नहीं होता है तथा समास में संक्षिप्त किए गए शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास में जिस शब्द को छोटा किया जाएगा, संक्षिप्त किया जाएगा, उसे ही हम सामासिक पद या समस्त पद कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं समास के उदाहरण। तो समास के उदाहरण में है जैसे कि रसोई घर, पीताम्बर, यथाशक्ति, प्रयोगशाला, राजकुमार आदि समास के उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पीले हैं जिसके वस्त्र, इन शब्दों को मिलाकर एक सामासिक पद बनाया गया है जिसे हम पीताम्बर कहते हैं। जैसे कि एक पद दिया गया है यहाँ पे पीताम्बर, इसका समास विग्रह करते हैं तो यहाँ आता है पीले हैं जिसके वस्त्र। तो पीताम्बर जो है सामासिक पद हो गया और पीले हैं जिसके वस्त्र ये समास विग्रह हो गया। तो आगे हम लोग समास विग्रह भी पढ़ेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे है रसोई के लिए घर, इन शब्दों को मिलाकर एक सामासिक पद बनाया गया है जिसे हम रसोई घर कहते हैं। तो यहाँ सामासिक पद जो है रसोई घर है और इसके विग्रह जो है रसोई के लिए घर हैं। अब यहाँ देखते हैं समास विग्रह। तो समास विग्रह में है समास के अर्थबोधक वाक्य को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समास विग्रह करते समय हटाए गए सर्ग पुनः लगा दिए जाते हैं। जैसे नील कमल का समास विग्रह है नीला है जो कमल। इसी तरह से दूसरा है मेरा चौराहा। चौराहा का समास विग्रह है चार राहों का समूह। अब जैसे यहाँ पे नील कमल है तो नील कमल जो है सामासिक पद हो गया और नीला है जो कमल ये समास विग्रह हो गया। उसी तरह से चौराहा जो है समास विग्रह हो गया और चार राहों का समूह ये आपका समास विग्रह हो गया। अब यहाँ पे नोट में दिया गया है समास की रचना 2 पद में होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे नील कमल है, नील कमल में यहाँ पे नील जो है एक पहला शब्द हो गया। पहले शब्द को हम लोग कहेंगे पूर्व शब्द, जबकि दूसरा शब्द जो है नील कमल है तो नील कमल को हम लोग उत्तर पद कहेंगे। नील को क्या कहेंगे? नील को कहेंगे पूर्व पद और कमल को कहेंगे उत्तर पद। अब यहाँ देखते हैं समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो अब हम लोग देखते हैं पहला अव्ययीभाव समास का ये डिफिनीशन। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो एवं उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे इसका जो पहचान है, अव्ययीभाव समास का पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत आदि होते हैं। अगर इतने पद रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये अव्ययीभाव समास हैं। जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, इतने शब्द पहला पद एक शब्द दिया जाएगा, उसमें जो पहला पद रहेगा ये अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अव्ययीभाव समास है। अब यहाँ समझते हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण समास विग्रह के माध्यम से। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है समस्त पद हो गया और इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन, और प्रतिदिन जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। यथाशक्ति, यथाशक्ति भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण है और इसके विग्रह हो जाएंगे शक्ति के अनुसार। अनुरूप भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण है, इसके समास विग्रह हो जाएंगे रूप के योग। भरपेट, भरपेट भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण
उदाहरण है इसके समास विग्रह हो जाएंगे पेट भर के। अब नोट में दिया गया है कि इन सभी उदाहरण में वही प्रथम पद है जो ऊपर पहचान में दिए गए हैं। तो आप लोग याद करिए, अभी अव्ययीभाव समास के पहचान में देखे थे कि जैसे भड़ रहेगा, अनु रहेगा, यथा रहेगा, प्रति रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अव्ययीभाव समास है। तो ये सभी उदाहरण उसी अनुरूप दिए गए थे। तो वही यहाँ पे नोट में दिया गया है कि इन सभी उदाहरण में वही प्रथम पद हैं जो ऊपर पहचान में दिए गए हैं। जैसे प्रत्येक का प्रथम पद प्रति है, यथाशक्ति का प्रथम पद यथा है। अब समास का दूसरा भेद देखेंगे हम लोग, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद मीन्स दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास में हम लोग देखे थे कि उसका प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता था, और इसमें तत्पुरुष समास में क्या है कि उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होगा, तो ये तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में एक और चिन्ह है कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, राजकुमार, राजा का कुमार। तो यहाँ पर का जो है कारक चिन्ह है, यहाँ पर का जो है कारक चिन्ह है। उसी तरह से दूसरा है धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ पर का जो है कारक चिन्ह है। रचना का, रचना को करने वाला, तो यहाँ पर को भी हो गया कारक चिन्ह। राजा, राजकुमार, तो यहाँ राजा का कुमार, कुमार जो है इसका दूसरा पद है, तो ये प्रधान है इसका, राजा का कुमार जो है दूसरा पद प्रधान है, तो इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। धर्म ग्रंथ में ग्रंथ जो है प्रधान है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब हम लोग तीसरा समास के भेद देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का यहाँ पहचान दिया गया है कि कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो के, समान आदि शब्द आते हैं। कर्मधारय समास का पहचान जो है, अगर दोनों पदों के बीच में ये है, जो, के, समान इतने शब्द आए तो समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे समस्त पद और समास विग्रह के माध्यम से। जैसे नीलकमल, नीलकमल जो है ये कर्मधारय समास है, इसके समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। सत्पुरुष, सत्य है जो पुरुष। चरण कमल, चरण के समान पुरुष। इसमें जो मेन समझना है, इसका पहचान क्या है, है जो ये जहाँ पे होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। सत्पुरुष, सत्य है जो पुरुष, तो यहाँ पर है जो आ गया बीच में, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। हम लोग देख लेंगे, जैसे चरण कमल है, चरण के समान, कमल के समान चरण। तो हम लोग सबसे पहले अगर उदाहरण आएगा एग्जाम में कि नीलकमल कौन सा समास है, आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि नीलकमल कौन सा समास है, तो हम लोग इसका विग्रह करके देख लेंगे। जैसे नीला है जो कमल, तो है जो आ रहा है तो समझ जाएंगे कर्मधारय समास है। सत्पुरुष, तो इसका विग्रह करके देखेंगे, सत्य है जो पुरुष, तो है जो आ गया तो समझ जाएंगे कर्मधारय समास है। मेन चीज़ है कि आपका जो शब्द देगा उसका समास विग्रह करके देख लेना है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा समास है जो या के समान, ये सभी चीज़ें आए तो समझ जाएंगे कर्मधारय समास है। तो आप लोग पहचान सबसे पहले ये याद कर लीजिएगा। अब जैसे है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में चंद्र के समान मुख, यहाँ के समान है तो समझ जाएंगे कर्मधारय समास है। महादेव, महान है जो देव, है जो आ गया तो समझ जाएंगे ये कर्मधारय समास है। अब देखते हैं हम लोग समास का चौथा भेद, द्विगु समास। तो द्विगु समास का डिफिनेशन है जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहला जो पद होगा संख्यावाचक विशेषण होगा, तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। इसके समूह या समाहार का ज्ञान होता है। द्विगु समास का उदाहरण हम लोग देखते हैं तो जैसे है यहाँ पे चौराहा। चौराहा का समास विग्रह सबसे पहले करके देखेंगे हम लोग। मतलब एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका समास विग्रह करेंगे, तभी समझ पाएंगे कि कौन सा समास है। जैसे यहाँ पे है चौराहा, तो चौराहा के लिए है चार राहों का समूह। चार राहों का समूह, तो यहाँ पर चार जो है यहाँ पर संख्या का बोध कराता है, तो इसीलिए हम लोग समझ जाएंगे कि द्विगु समास है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है त्रिकोण का। त्रिकोण में तीन कोणों का समाहार है, तो यहाँ पर तीन भी जो है वो संख्या का बोध कराता है। दशावतार, दशावतार में 10 अवतारों का समूह, यहाँ पर 10 जो है ये भी संख्या का बोध कराता है, तो हम लोग समझ जाएंगे द्विगु समास है। अब नेक्स्ट है नवरात्रि। नवरात्रि में नवरात्रियों का समूह, 9 का बोध हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे द्विगु समास है। अब जैसे यहाँ पे है त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, तो यहाँ पर तीन आ गया तो समझ जाएंगे द्विगु समास है। जिस शब्द से संख्या का पूर्व पद से संख्या का बोध हो जाए तो समझ जाएंगे द्विगु समास है। जैसे सप्ताह, सप्ताह का समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा 7 दिनों का समूह। 7 आ गया तो समझ जाएंगे हम लोग द्विगु समास है। अब द्विगु समास के नोट में है समाहार या समूह दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसका अर्थ एक जैसा ही होता है। समाहार बोलिए या समूह बोलिए, दोनों ही शब्द एक जैसा ही है। अब हम लोग समास का अगला भेद देखते हैं, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और या शब्द का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास का पहचान देखते हैं, पहचान ही सबसे मुख्य होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइफन भी बोलते हैं, हाइफन हो, योजक चिन्ह हो, लेकिन कहीं कहीं तत्पुरुष समास में भी इसका प्रयोग होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे है अन्य जल, अन्न और जल, और आया है बीच में, हाइफन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर और है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास। और उदाहरण देखते हैं तो शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, यहाँ पे बीच में हाइफन आ रहा है और शब्द का यूज हो रहा है, तो समझ जाएंगे द्वंद्व समास है। जैसे दाल भात, दाल और भात, भला बुरा, भला और बुरा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, तो इस तरह के उदाहरण रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर नोट में दिया गया है कि कहीं कहीं पर और अथवा या का प्रयोग होता है, जैसे भला या बुरा, भला और बुरा, ऊंच या नीच, ऊंचा और नीचा, यह दोनों ही ठीक है। अब अगला भेद है मेरा बहुब्रीहि समास का। तो बहुब्रीहि समास में देखते हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा एवं दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। जैसे लंबोदर, इसका कोई अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है, एक अलग ही अर्थ आ रहा है, लंबा है उदर जिसका, गणेश, तो यहाँ पर दूसरा शब्द आ रहा है, इसीलिए हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में है नीला है कंठ जिसका, शिव, एक अलग शब्द आ जाए समास विग्रह करने पर तो हम समझेंगे कि वो बहुब्रीहि समास है। अगला है महावीर, महान है वीर जो, हनुमान, तो एक अलग शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे कि बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शंकर। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु, एक अलग शब्द का निर्माण हो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। अब नोट में जैसे यहाँ पे है, समास के निर्धारण में विग्रह को आधार बनाया जाता है, विग्रह के आधार पर ही समास में कई भेद होते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास हो जाएगा।
द्विगु समास इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चार संख्या का बोध हो रहा है। चार है भुजाएं जिसकी विष्णु, बहुब्रीहि समास। तो चार है भुजाएं जिसकी, एक विष्णु भी हो जाएगा, एक अलग शब्द आ रहा है तो ये बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। और चार भुजाओं का समूह चार आ रहा है, ये संख्या का बोध कराता है, तो इसीलिए ये द्विगु समास भी हो जाएगा और बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण है पीताम्बर। पीत है जो अंबर, तो ये कर्मधारय समास है जो आया है, इसीलिए ये पीताम्बर जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। पीत है अंबर जिसका कृष्ण एक अलग शब्द भी आ रहा है तो समझ जाएंगे बहुब्रीहि समास है। तो पीताम्बर जो है कर्मधारय समास भी होगा और बहुब्रीहि समास होगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन समास विग्रह ठीक होना चाहिए। तो आप किसी भी शब्द को समास विग्रह करके समझ सकते हैं कि कौन सा समास है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई टॉपिक में आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए।